जय हिंद साथियों, मैं रोहित स्टडी नॉलेज 86 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान क्या है, आणविक द्रव्यमान क्या है, मोलर द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में क्या अंतर है, परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान से रेलवे में किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इसकी थ्योरी से किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान, उससे भी पहले हम जानेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान या मास, तो द्रव्यमान या मास किसी भी वस्तु का एक मूल गुण है या उसकी एक प्रॉपर्टी है। सरल शब्द में हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु या कोई भी चीज है, जो भी स्थान घेरती है या अस्तित्व में है, तो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान अवश्य होगा। तो द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया या जड़त्व के। यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो इनर्शिया या जड़त्व को हम जानते हैं कि क्या होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है तो वह तब तक स्थिर या गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। तो इसका सीधा संबंध द्रव्यमान से ही होता है। तो फिर वजन या भार क्या है। तो वजन या भार किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल का मान ही क्या होता है, वजन या भार होता है। तो भार या वजन एक प्रकार का फोर्स ही है। F बराबर W बराबर mg, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, वजन की, न्यूटन। जबकि द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि द्रव्यमान हमें किसी भी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का अनुभव कराता है। अब हमें द्रव्यमान से यह पता चलता है। तो फिर एक सवाल उठता है कि जब भी हम अपना वजन नापते हैं, वजन बताने वाली, भार बताने वाले मशीन में, तो भार की यूनिट तो न्यूटन होती है, जबकि जब भी हम वजन नापते हैं तो वह किलोग्राम में आता है, केजी में आता है। ऐसा क्यों? या ऐसा प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि यदि हम यह वजन नापने वाली मशीन को अन्यत्र किसी ग्रह पर ले जाएं या बृहस्पति ग्रह पर ले जाएं, तो क्या इसकी रीडिंग में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, क्या यह गलत रीडिंग देगी या सही रीडिंग देगी। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि भार या वजन को हम न्यूटन में नापते हैं, तो एक्चुअल में जब हम इस मशीन में खड़े होते हैं तो यह यही रीडिंग देती है कि पृथ्वी हम पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। लेकिन यह किलोग्राम में क्यों आता है? तो एक्चुअल में जैसे मान के चलिए हमारा वजन 70 केजी है, यह मशीन 70 केजी हमारी रीडिंग दे रही है, तो एक्चुअल में वह 700 न्यूटन है। हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, mg। तो m बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन g। तो एक्चुअल में यह 700 न्यूटन को 10 से डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, 9.8 या 10। तो इसे 10 से डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए इसे क्या लिखा जाता है, 70 केजी। या जैसे 60 केजी है, 600 न्यूटन है, तो भी इसे 10 से डिवाइड किया जाता है। तो जब यदि हम इस मशीन को जैसे बृहस्पति ग्रह पर ले जाएंगे तो वहां तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, 25 न्यूटन या 24 दशमलव कुछ। तो चूंकि ये मशीन तो 10 से डिवाइड करके मान देती, तो हम अन्यत्र इस मशीन को कहीं भी ले जाएंगे तो यह हमें क्या देगी, गलत रीडिंग प्रदान होगी। यदि हमसे इस तरह के न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर 70 केजी की है तो बृहस्पति ग्रह पर वह कितने किलो की हो जाएगी। तो बस हमें यह पता होना चाहिए किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है। जैसे पृथ्वी पर 9.8 होता है, बृहस्पति पर 25 होता है। इसी तरह हमें यदि यह पता है तो हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है यह बताता है। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि उसका एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। अगर ऐसे हम समझना चाहे सरल शब्दों में, तो जैसे यदि हम एक कैलेंडर लें और हम यह देखें कि एक कैलेंडर का वजन 12 एप्पल्स के बराबर है, तो और हम उसके बाद इस कैलेंडर के 12 बराबर भाग करें और यदि एक भाग बराबर एक शेफल है, तो हम देखेंगे कि इस शेफल का वजन कितना है इस कैलेंडर के 1/12 भाग के बराबर, एक भाग के बराबर। परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, यही परमाणु द्रव्यमान बताता है। जैसे यदि हम एग्जांपल के तौर पर लें कि हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है 4। इसका मतलब है कि हीलियम कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से 4 गुना भारी है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से 1 गुना भारी है। तो इसी तरह हम लिथियम, बेरिलियम, जितने भी इसके परमाणु द्रव्यमान होते हैं, तो वह कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना भारी हैं यही दर्शाते हैं। अब सवाल उठता है कि कार्बन 12 ही क्यों? क्या हम कुछ और नहीं ले सकते या कुछ और नहीं लिया जा सकता? तो बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन हमें परमाणु द्रव्यमान के लिए कुछ ऐसा लेना था कि कम से कम पॉइंट में संख्याएं बने, कि जैसे यदि हम कुछ भी निकालें तो दशमलव में कम से कम मान आए जिससे हमें आसानी हो। तो सबसे पहले क्या लिया गया था? इसके लिए ऑक्सीजन को लिया गया था, क्योंकि ऑक्सीजन लगभग सभी के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑक्सीजन के 1/16 भाग को पहले परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में प्रयोग किया गया था, लेकिन 1961 में कार्बन 12 परमाणु को पूरे विश्व में अपना लिया गया। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को किससे नापा जाता है? कार्बन 12 समस्थानिक से। और इसे किससे दर्शाया जाता है? यू से या यूनिफाइड से। पहले इसे AMU से दर्शाया जाता था, तो कभी आपसे पूछा जा सकता है इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अब इसे किससे दर्शाया जाता है? यू का अर्थात होता है यूनिफाइड। तो सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में किसका यूज किया गया? ऑक्सीजन का 1/16, ऑक्सीजन के 1/16 भाग को लिया जाता था। उसके बाद 1961 में किसका प्रयोग किया जाने वाला लगा? कार्बन 12। तो कार्बन परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणित कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। तो आपको याद रखना है, यह आगे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान मैंने लिए हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। एक्चुअल में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1.008। लेकिन इसे लगभग में लिया जाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1। इसका क्या अर्थ है कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1U है, अर्थात हाइड्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से 1 गुना भारी है। इसी प्रकार कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन को तो लिया ही गया। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। तो अर्थात इसका क्या हुआ कि नाइट्रोजन कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से 14 गुना भारी है। इसी प्रकार ऑक्सीजन
का क्या इतना होता है, 16 होता है, अर्थात ऑक्सीजन कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से 16 गुना भारी है। इसी प्रकार सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39.94, कैल्शियम का 39.09, लोहे का 55.8। तो परमाणु द्रव्यमान हम कितने याद रखें या कहाँ तक याद रखें या पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना, आपको 1 से लेके 30 एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान याद रखना है। जैसे कुछ के मैं अभी याद कराऊंगा और कुछ तरीके बताऊंगा। तो क्यों रखना है, क्योंकि इससे 1 से लेके 30 तक परमाणु द्रव्यमान और 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि इससे पेपर में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। यदि आपको यह डायरेक्ट याद होगा तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अब जैसे आप किसी भी तरीके से इसे याद कर सकते हैं। जैसे एक तरीका मैं बताता हूं, जैसे 1 से लेके 20 तक का परमाणु द्रव्यमान मैं कैसे याद करूं। तो आपको 1 से लेके 20 तक यदि एटॉमिक नंबर याद है, तो हालांकि समानता सबको याद होते ही हैं, तो आप परमाणु द्रव्यमान आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसमें आप इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इवन से मेरा मतलब है, जैसे आपको पता है हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 2। तो आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक क्या होता है हीलियम का, 2। तो आपको क्या करना है, n बराबर 2 होता है, तो n गुणित क्या करना है, 2, यदि इवन नंबर है। तो कितना जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान, 4। इसी प्रकार हमको पता है कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक कितना होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, n × 2 + 1। तो 3 दूनी 6 और 1 7। आपको ध्यान रखना है यह नाइट्रोजन और बेरियम पे काम नहीं करेगा। तो बेरियम, ठीक, बेरियम पर और नाइट्रोजन पर यह काम नहीं करता। जैसे हमें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, है ना। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है नाइट्रोजन का, जबकि यह कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, 7 दूनी 14। बस ये नाइट्रोजन और बेरियम पर काम नहीं करेगा 1 से 20 तक के परमाणु द्रव्यमान याद रखने के लिए। हालांकि अच्छा होगा यदि आप 1 से 30 तक डायरेक्ट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखें, ये आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, आप तेजी से चीज़ों को कर पाएंगे। फिर भी आप एक तरीके से याद कर सकते, इवन के लिए n × 2 और ऑड के लिए n × 2 + 1। यह केवल 20 तक ही काम करेगा और नाइट्रोजन और बेरियम में यह काम नहीं करेगा। यह एक ऐसी ही सोच है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको ध्यान रखना है चीज़ों को याद करने के लिए। फिर आपको कुछ मुख्य तत्वों के याद कर लेना है, जैसे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कैसे मुख्य तत्व, जैसे मैं बोलूँ गोल्ड, आपको पता है गोल्ड को कैसे लिखते हैं, AU का याद रखिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79, और एटॉमिक मास कितना होगा, 196। जैसे चांदी का एटॉमिक नंबर होता है 47 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 107। बहुत ही खास चीज़ों जैसे पारा का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 207। जैसे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92। हालांकि सबको यूरेनियम का याद रहता है, ये काफ़ी बार हम पढ़ते हैं कई बार। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 238। फिर थोरियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 90 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 200। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 232। देखिए ये सारणी मैंने यहाँ इसलिए लिखी कि ये एनसीईआरटी की बुक में दी है, और जो भी सिलेबस या कोर्स होता है इसमें उसमें हमेशा ये लिखा रहता है कि साइंस कैसे पूछी जाएगी, एनसीईआरटी बेस्ड 9th 10th और ये जो बुक रहती हैं। तो कम से कम आपको एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल तो याद रखने हैं जो सारणी में
दिए रहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट आप पेपर के एनालिसिस से जान सकते हैं कि क्या बार बार पूछा गया है। आप 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद रखिए। जो एनसीईआरटी में सारणी दी है कम से कम उसे याद रखिए। और 1 से 20 तक के परमाणु द्रव्यमान आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं ये मैंने आपको बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि अणु क्या होता है। व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो अणु को हम सरल शब्दों में समझें तो अणु क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। जैसे मैं बात करूं H2O, H2O क्या है, एक जल का एक अणु है। तो जिसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और यह क्या है, 2 या 2 से अधिक या 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। रसायन विज्ञान में अणु 2 या 2 से अधिक या एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु की खोज डेमोक्रिटस ने की है। हालांकि मैं इसमें श्योर नहीं हूं, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक जगह मिला कि अणु की खोज किसने की थी, डेमोक्रिटस ने, तो मैंने आपको यह बता दिया। एक अणु वैद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो अणु की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकते हैं, जबकि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता। किसी भी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। जैसे यदि कोई जल है, चाहे हम जल का एक अणु ले H2O, उसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वही पूरे जल की भी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। तो अणु का जो प्रॉपर्टी है वो पूरे पदार्थ की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, या यौगिक या तत्व की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु का निर्माण कर सकते हैं। तो अणु या मॉलिक्यूल क्या है हमने जाना। परमाणु क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। परमाणुओं का इतिहास क्या है, उसकी खोज कैसे कैसे हुई, किसने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता चुका हूं, जैसे नाइट्रोजन क्या है, N2 क्या है, नाइट्रोजन कैसे पाया जाता है प्रकृति में, N के फॉर्म में नहीं पाया जाता, N2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसके कितने हैं, 2 N मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये क्या है, अणु है। इसी प्रकार H2O मैं आपको बता चुका। इसी प्रकार O2, नेचर में ऑक्सीजन भी कैसा पाया जाता है, O2 के फॉर्म में। इसी प्रकार CO2। तो ये सब क्या है, अणु के ही क्या है, उदाहरण है। तो अणु कितने प्रकार के होते हैं, तो परमाणुओं के आधार पर अणु को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहले तत्वों के अणु या दूसरे यौगिक के अणु। तो तत्वों के अणु अर्थात हम जान सकते हैं कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे वो क्या कहलाएंगे, तत्वों के अणु। तत्वों के अणु के भी कितने पार्ट होते हैं, तत्वों के अणु के भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, धातु के अणु और अधातु के अणु। तो धातु के अणु जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं के बने होते हैं। जैसे हम जानते हैं नेचर में गोल्ड प्योर स्टेट में पाया जाता है, कॉपर नेटिव फॉर्म में पाया जाता है, एल्यूमिनियम, आयरन, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हो वो क्या कहलाएंगे, धातु के अणु। और अधातु के अणु, अधातुओं के अणु तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के सहयोग से बनते हैं। जैसे हम बोलेंगे O2, ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है, हाइड्रोजन एक अधातु है, क्लोरीन क्या है, एक अधातु है। तो Cl2, ये क्या बनते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के सहयोग से बनते हैं, F2। तो ये सब क्या है, अधातुओं के अणु हैं। अधातुओं का एक अणु जो केवल एक ही प्रकार से बना होता है वह क्या होता है, कार्बन एक अधातु है, लेकिन ये क्या होता है, केवल C, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तो आपको याद रखना है ये एग्जाम्पल कार्बन का। तो कुछ अधातु के अणु मात्र एक ही परमाणु से बने होते हैं, जैसे कार्बन एक अधातु है और यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। बाकी O2 यह क्या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यौगिक के अणु जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात से में जुड़कर बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? यौगिकों के अणु कहते हैं। मतलब उनका अनुपात हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे जल, जल क्या है? एक यौगिक है। जल किस फॉर्म में पाया जाता है? H2O। हमें पता है इसमें परमाणुओं का अनुपात कितना होगा? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। और इसमें इनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? हमेशा 1:8। अर्थात यदि हम 9 ग्राम जल लें तो उसमें क्या होगा? ग्राम जल लेने पे क्या होगा? 1 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोजन, और 8 ग्राम क्या होगी? ऑक्सीजन। आपको ध्यान रखना है, यह पेपर में यह एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही अमोनिया, अमोनिया में परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? परमाणुओं का अनुपात तो आप सिर्फ फॉर्मूला देख के ही बता सकते हैं कितना होगा? 1:3। जबकि इसमें द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ये आपको ध्यान रखना है, 14:3। इसी प्रकार CO2 में परमाणु का अनुपात कितना होगा? 1:2। जबकि हम कह सकते हैं इसमें द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? 3:8। तो आपको यह एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि ये NCERT में दिए गए हैं और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अब एटॉमिसिटी या परमाणुकता क्या होती है? इससे प्रीवियस ईयर में बहुत से प्रश्न बने हैं या पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर सेट में देख सकते हैं। तो एटॉमिसिटी या परमाणुकता क्या होती है? यदि हम सरल शब्दों में समझें कि परमाणुकता या एटॉमिसिटी क्या होती है, तो ये एक पदार्थ का ऐसा गुण है कि कोई भी चीज प्रकृति या नेचर में किस किस प्रकार एग्जिस्ट करती है, उसका एग्जिस्टेंस नेचर या प्रकृति में कैसा है, यही उसकी क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी कहलाती है। एग्जिस्टेंस का मतलब, जैसे मैं बोलूं कि कोई भी चीज, वो टेबल वहां क्यों है, या वह कूलर वहां क्यों रखा है, या वह पेड़ वहां पर क्यों है, तो उसका आंसर यह नहीं होगा क्योंकि सूर्य से आने वाले 7 रंग प्रकाश में से वह हरा रंग वो रिफ्लेक्ट करता है ना, इसलिए वो हमें वहां दिखाई देता है। मैंने उसका कलर नहीं पूछा आपसे, मैंने आपसे बोला कोई भी चीज वहां पर क्यों है, या वह क्यों ऐसा वो वहां पर क्यों दिख रही है, क्योंकि वह वहां पर नेचर में एग्जिस्ट करती है, इसलिए वह हमें वहां पर दिखाई दे रही है। आपको हमेशा यह चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज वहां पर क्यों है, क्योंकि वह वहां पर क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्ट करती है। तो जैसे मैं बोलूं कि नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है नेचर में? N2 के फॉर्म में। मैं बोलूं ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है? O2 के फॉर्म में। मतलब आपको नेचर में नाइट्रोजन कैसे मिलेगी? हमेशा N2 के फॉर्म में मिलेगी, कभी अकेला N नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? O2 के फॉर्म में मिलेगी। इसी प्रकार ओजोन कैसे मिलेगी? हमेशा O3 के फॉर्म में मिलेगी। तो कौन सी चीज कैसे एग्जिस्ट करती है, वही क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी कहलाती है। आपको यह ध्यान रखना है। तो किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं? परमाणुकता या एटॉमिसिटी कहते हैं। अणुओं की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या के आधार पर अणुओं की एटॉमिसिटी कितने प्रकार की होती है? एक परमाणविक, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक और चतुर्परमाणविक। तो एक परमाणविक मतलब जैसे मैं बोलूं हीलियम एक परमाणविक है, तो जितने भी हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं वह क्या है? एक परमाणविक है। जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। यह प्रश्न पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आसानी से याद कर सकते हैं। एक परमाणविक तत्व, या इसको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। आपको आएगा निम्नलिखित में कौन सा तत्व मोनो एटॉमिक नहीं है, तो आपको याद रखना है हैलोजन ग्रुप के तत्व क्या है? मोनो एटॉमिक है। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विपरमाणविक या डाई एटॉमिक। तो द्विपरमाणविक या डाई एटॉमिक कौन कौन से तत्व द्विपरमाणविक या डाई एटॉमिक होंगे? तो डाई एटॉमिक या द्विपरमाणविक कौन कौन से तत्व होंगे? जैसे कुछ तो हम देख चुके हैं, जैसे H2, O2, N2, F2, Cl2 और ब्रोमीन Br2। ये सब क्या होंगे? डाई एटॉमिक होंगे। तो
हाइड्रोजन क्या है, द्विपरमाणविक है। ऑक्सीजन द्विपरमाणविक है। नाइट्रोजन द्विपरमाणविक है। फ्लोरीन द्विपरमाणविक है। क्लोरीन द्विपरमाणविक है और ब्रोमीन द्विपरमाणविक। आप इसको कैसे याद करोगे? आप किसी ट्रिक से इसको याद मत करिए। आप 2 से 4 बार 5 बार इस वीडियो को देखेंगे और रिवाइज करेंगे या नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। और इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जा सकते हैं आगे। जैसे त्रिपरमाणविक या ट्राई एटॉमिक, आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखना है। आपको सीधे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा डाई एटॉमिक है या निम्नलिखित में कौन सा ट्राई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है वो क्या है? O3 ओजोन। ओजोन क्या होता है? ट्राई एटॉमिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। इसी प्रकार टेट्रा एटॉमिक मतलब जिसमें कितना हो? 4 परमाणुओं के रूप में जो पाया जाए। तो हम जानते हैं क्या होता है? फास्फोरस क्या होता है? नेचर में कैसा पाया जाता है? P4 के फॉर्म में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? टेट्रा एटॉमिक। बहुपरमाणविक या पॉली एटॉमिक, जो भी किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणु की संख्या 4 से अधिक हो उसे क्या बोलेंगे? बहुपरमाणविक या पॉली एटॉमिक। जैसे सल्फर कैसे पाया जाता है? एसिड के फॉर्म में। बोरोन कैसे पाया जाता है? B12 के फॉर्म में। आपको याद रखना है। तो एक बार हम और देखते हैं। एक परमाणविक अर्थात जो जिसमें एक ही परमाणु है, जैसे हैलोजन ग्रुप, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? एक परमाणविक। फिर द्विपरमाणविक जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? द्विपरमाणविक है। फिर त्रिपरमाणविक क्या है? O3 क्या है? द्विपरमाणविक है। इसी प्रकार चतुर्परमाणविक या टेट्रा एटॉमिक क्या है? P4 क्या है? टेट्रा एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक क्या है? सल्फर, एसिड और बोरोन। B12 क्या है? पॉली एटॉमिक है। ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, आपको याद रखना है। आप इसे बार बार पढ़िए और रिवीजन कीजिए। एक बार नोट्स बना लीजिए ताकि आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, जिससे आपको आसानी से चीजें याद हो सके। अब हम बात करेंगे कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं बोलूं H2O, इसमें हम देखें कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। और कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसका टोटल परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? N×2 करेंगे तो 16। तो कितना हो जाएगा? 2 और 16 18। इसलिए हम बोलते हैं कि सामान्य जल का अणु भार कितना होता है? 18। आपने पढ़ा होगा जीके में ये चीज और कई बार पूछी गई। तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं कि किसका अणु भार कितना होता है, यदि आपको उसका फॉर्मूला याद है। जैसे मैं बात करूं NH3 का परमाणु अणु आणविक द्रव्यमान या अणु भार कितना होगा? जैसे मेरे को पता है N का कितना होता है? 14। और कितने हाइड्रोजन है? 3। और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1×3 तो कितना हो गया? 3। तो 14 और 3 कितना हो गया? 17। तो NH3 का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 17। तो आसानी से आप यह चीज याद कर सकते हैं। तो किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग ही क्या होता है? अणु द्रव्यमान होता है, अर्थात आणविक द्रव्यमान होता है। चूंकि आपको याद रखना है पदार्थ के अणु का द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान ही होता है, इसलिए क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपको याद रखना है कि आपसे या तो परमाणु द्रव्यमान बोले निकालने को या आणविक द्रव्यमान बोले, एक ही बात है। चाहे आप आणविक द्रव्यमान निकालिए चाहे परमाणु द्रव्यमान निकालिए, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम देख चुके आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अब आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या होगी? अब हमको पता है जब परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान बराबर है तो जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई होगी वही क्या होगी? आणविक द्रव्यमान की इकाई होगी, U ही होगी। अब जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करूं तो हमको पता है O2। अब यह आपको ये सब चीजें नहीं करना है, मैंने सिर्फ समझने के लिए नोट्स के हिसाब से आपको लिखा है। आपको पता है एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16।
तो एक ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान भी कितना होगा 16, और 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। तो ऑक्सीजन गैस का क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट। इसी प्रकार अमोनिया, अमोनिया का कितना हो जाएगा, अमोनिया का भी हम देख चुके हैं पहले, चाहे परमाणु द्रव्यमान निकालें चाहे आणविक द्रव्यमान, तो कितना होता है NH3। तो हम जानते हैं कि NH3 अर्थात N मतलब कितना 14, एक ही नाइट्रोजन है, जब H3 मतलब 1 × 3, और इसको क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, 14 और 3 17, तो 17 यूनिट क्या हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं बोलूं, आपको कोई बड़ा सा फॉर्मूला लिख के दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि अमोनियम नाइट्रेट का क्या निकालिए आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान निकालिए, तो आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप मौखिक तौर पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन यदि आपकी अच्छी है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो जोड़ना तो सबसे बनता ही। जैसे मैं बोलूँ नाइट्रोजन आपको पता है परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 14, अब 4 हाइड्रोजन है, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, अब फिर नाइट्रोजन आएगा 18 और 14 कितना हो जाएगा 18 और 14 8 4 22 32। फिर आपको पता है O3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48, तो 16 × 48, तो 14 और 14 28 और 4 32, 32 और 48 कितना हो जाएगा 80 यूनिट। तो इसका अमोनियम नाइट्रेट का परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 80 यूनिफाइड, या इसे AMU के में भी पहले लिखा जाता था एटॉमिक मास यूनिट। अब हम जानेंगे कि मोलर द्रव्यमान क्या है और आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में अंतर क्या है। तो किसी भी पदार्थ, तो देखिए जैसे हम पता है, हम जैसे शक्कर तौलते हैं, कोई भी चीज तौलते हैं तो क्या तौलते हैं किलोग्राम में तौलते हैं। अब हम क्या केले भी किलोग्राम में तौलते हैं क्या, तो क्योंकि पॉसिबल नहीं, केले हम किस में तौलते हैं दर्जन में तौलते हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि जो भी परमाणु होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और किसी भी पदार्थ में परमाणु ह्यूज ऑफ अमाउंट में होते हैं, बहुत ही बड़े अमाउंट में होते हैं। आप ये समझिए कि लाखों करोड़ों परमाणुओं को यदि एक साथ रखा जाए तो एक A4 साइज कागज की पतली सी सीट बनेगी, इतने अमाउंट में परमाणु होते हैं। तो हम बार बार परमाणु के लिए किलोग्राम या ऐसी चीजें यूज करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इसके लिए भी एक अलग यूनिट बनाई गई मोल। तो मोल क्या है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में, या 0.012 किलोग्राम, एक ही बात है, में उपस्थित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक मोल बराबर क्या, अर्थात कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, है ना। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी पदार्थ का एक मोल, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो, हमेशा समान होगा, है ना। तो कार्बन का एक मोल कितना होगा 12 ग्राम होगा, यह इसका क्या है बेसिक यूनिट है। तो आपको याद रखना है, और यह कितना होता है, इसकी संख्या कितनी है 6.022 × 10⁻23, आपको ध्यान रखना है एक मोल बराबर, अर्थात मैं लिख दूं जैसे 26 मोल पर ग्राम। आपको पता है मोल किसकी यूनिट है, पदार्थ की मात्रा की। तो इसमें क्या मतलब होगा कि 26 में किसका मल्टीप्लाई है, एक मोल का, मतलब 6.022 × 10⁻23 का मल्टीप्लाई है। तो एक्चुअल में परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान निकलते तो सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस बहुत बड़ा होता है मोलर द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान में। मोलर द्रव्यमान जैसे मैं लिखूं 26 यूनिट, मतलब इसमें क्या है, किसी भी चीज में क्या है 26 यू क्या है यूनिफाइड क्या है परमाणु की संख्या है। लेकिन यदि मैं इसको लिख दूं 26 मोल पर ग्राम, तो मोलर द्रव्यमान वही होगा जो परमाणु द्रव्यमान होगा, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इसमें किसका, इस 26 में अगर मैं मोल में लिखूंगा तो किसका बड़ा हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 का क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको यह चीज
ध्यान रखना है। तो मोल या मोलर द्रव्यमान से पहले हमने क्या जाना कि मोल क्या है, कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं, उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोल किसी भी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन की एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। यह संख्या 6.022 गुणे 10 की घात 23 या कहीं कहीं किसी किताब में आपको यह भी लिखा मिल जाएगा 6.023 गुणे 10 की घात 23। दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह। तो एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10 की घात 23 होता है, आपको यह चीज ध्यान रखना है। तो मोल शब्द को 1896 में विलियम ओस्टवॉल्टन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो मोल एक लैटिन शब्द है जो किससे आया है, मोल्स से आया है। इसका अर्थ क्या होता है, ढेर होता है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया जो परमाणु एवं अणुओं की बृहद संख्या को दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना है मोल क्या होता है। अब एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या। तो इसे एन, एन ए या N0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी तत्व के 1 ग्राम या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 की घात 23 होती है। इसे ही क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसे एक इटालियन वैज्ञानिक इमीडियो एवोगाड्रो के सम्मान में नाम दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोलर द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे हम, सवाल यह उठता है। तो किसी भी पदार्थ का 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब मोलर द्रव्यमान, परमाणु एवं अणु द्रव्यमान क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन उनके यूनिट में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। तो मोल संख्या मतलब क्या हुआ, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान या दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या। जैसे मैं यही प्रश्न लूं कि 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं में 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस के अणुओं में मोल संख्या ज्ञात करो। तो हमको पता है कि ऑक्सीजन गैस का परमाणु द्रव्यमान जो होगा वही मोलर द्रव्यमान होगा। तो ऑक्सीजन गैस का परमाणु द्रव्यमान हमने निकाला था कि ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान कितना होता है, 16 यूनिट। अब ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है तो ये क्या होगा, O2 का अर्थ क्या होगा, 16 दूनी 32 यूनिट। अब हमको दिया गया द्रव्यमान कितना है, 64, और हमने मोलर द्रव्यमान क्या निकाला, 32। तो 64 में 32 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस के अणुओं में मोल संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसे आप आसानी से मौखिक तौर पर ही कर सकते हैं, ये सब समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। तो इसी तरह के प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं बोलूं हीलियम के परमाणुओं की संख्या 18.066 गुणे 10 की घात 23 है। तो हीलियम परमाणुओं के मोल की संख्या ज्ञात करो। तो हमेशा आपको ऐसा डेटा दिया जाएगा कि जो कटे, आपको पता है मोल संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या है 1 मोल की संख्या। तो हमको पता है दिए गए कणों की संख्या कितनी है, 18.066 गुणे 10 की घात 23, और एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 गुणे 10 की घात 23। तो आपको पता है यह 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कट गया, और 6.022 से 18.066 कितनी बार में कट गया, 3। तो हीलियम परमाणु के मोल की संख्या कितनी आ गई, 3। तो आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते थे। जैसे मैं बोलूं एथाइन C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आपको यही कर सकते हैं, ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12, और 2 कार्बन है तो कितना हो गया, 12 दूनी 24, और 2 हाइड्रोजन है, 24 और 2 26। तो कितना हो जाएगा, 26 यूनिट परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा, 26 ग्राम, है ना। लेकिन इनमें अंतर क्या है कि इसमें किसका गुणा है, 6.022 गुणे 10 की घात 23 का मल्टीप्लाई है, जबकि ये क्या है, 26 यू है। बाकी होते दोनों सेम ही है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, HNO3। तो आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही बता सकते हैं कि H कितना हो जाएगा, 1,
N कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 15। और ऑक्सीजन कितना होता है, एक 16, तो 16 तिया 48, तो कितना हो जाएगा 14 और 1 15 और 48 कितना हो जाएगा 63। तो 63 यूनिट इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसका नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा 63 ग्राम। जितना परमाणु द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होगा, मोलर द्रव्यमान होगा। जैसे 10 मोल सोडियम सल्फाइड का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा या मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, उसमें 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, उसमें 10 मोल का गुणा कर देना है। तो हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, Na2SO3। तो सोडियम कितना होता है हमको पता है 11 दूनी 22 और 1 23। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम कैसी संख्या है, विषम, तो 11 गुणित 2 + 1 में आपको पहले ट्रिक बता चुका हूं। तो 11 दूनी 22 और 1 23 और 2 सोडियम के परमाणु है तो 23 दूनी 46। सल्फर का कितना होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 16 दूनी 32, 46 और 32। और ऑक्सीजन 16 × 48, 46, 32 और 48 कितना हो जाएगा 126 यूनिट। तो इसका मोलर द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा 126 ग्राम। अब उसने ये 1 मोल का आया, उसने 10 मोल का बोला है, तो इसमें 10 का आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा 1260 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। और परमाणु द्रव्यमान बोलेगा तो 1260 यूनिट। तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि मैं आगे बात करूं, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में परिवर्तित कीजिए। तो कैसे करेंगे, आपको पता है ऑक्सीजन गैस कुछ सीधे सीधे आपको समझना, एक ऑक्सीजन मतलब 16 यूनिट, तो ऑक्सीजन गैस मतलब O2 मतलब कितना हो गया सीधे 32 यूनिट। अब हमको पता है 1 मोल बराबर कितना आ गया 32 यूनिट। तो यही क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/32, है ना। और आपको चाहिए कितने का है 12 का, तो इसमें क्या कर दीजिए 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सब समझाने के लिए लिखा है। अब आगे बहुत तेजी से आप कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। तो इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 12 और 4 × 8 32, है ना। 3/8 मतलब क्या होता है 0.375। आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैं अब बात करूं, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं बोलूं 20 ग्राम जल को मोल में परिवर्तित कीजिए, तो आपको बस क्या याद रखना है, आपको पता है H2O, आप सीधे निकालिए। H2O मतलब कितना, इसका भार कितना हो जाएगा 1 मोल का 18। तो आप 20 ग्राम जल बोला है तो कुछ नहीं, 20 × 1/18 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप काट दीजिए, जितना भी कट रहा है 1.11 के लगभग आपका आंसर आएगा। अब मैं बोलूँ 22 ग्राम CO2 में को मोल में परिवर्तित कीजिए, तो कितना आंसर होगा। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार निकालने की कोशिश कीजिए। तो मेरे को पता है CO2 कितना होगा, मैं पहले देख लेता हूँ। CO2 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरे को पता है 32 यूनिट। तो 12 और 32 कितना हो जाएगा 44। तो मुझे कुछ नहीं करना है, 22 × 1/44 करना है। तो 22 × 1/44, बस आप परमाणु द्रव्यमान निकालिए और उसको 1/, में कर दीजिए और काट दीजिए। तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 1/2 मतलब 0.5 मोल। इस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं और आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो थोड़े से कॉमन सेंस से आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास आपको समझाने का किया है। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप इसे ही रिपीट करके स्लो करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा 1 से 2 बार में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें, जैसे 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एक बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है, तो उस यौगिक में बोरोन का प्रतिशत क्या है। अब यह देखने में लग रहा है कि यार ये कैसे डेटा दिया है, क्या करें, जबकि आप सिंपल से मैथमेटिक की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें क्या बोला है उसने, बोरोन का प्रतिशत। बोरोन कितना दिया है
0.096। टोटल कितना है अमाउंट दोनों का मिला के 0.24। तो क्या निकालना है, परसेंटेज इंटू 100। अब इसको काट दीजिए आप, कितना जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 24 चौको 96, कितना जाएगा 40%। अब जब बोरॉन 40% आ गया तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 60%। आपसे कोई वह दूसरा परसेंट भी पूछ सकता है। तो बहुत ही आसानी से आप यह प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक प्रश्न और। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करती है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अब यह प्रश्न बहुत ही सरल है और सिर्फ इसमें एक कॉमन सेंस है। आप खुद सोचिए कि 3 ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलकर कितना देता है, 11 ग्राम क्या देता है, CO2 देता है। अब यहाँ पर कार्बन तो 3 ही ग्राम है, तो फिर ये किसके साथ सहयोग करेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही सहयोग करेगा। अब जितनी ऑक्सीजन बची रह जाएगी तो वो बची रह जाएगी, लेकिन ये करेगा तो 8 ही ग्राम के साथ ना। तो कितना देगा, फिर से 11 ग्राम CO2 देगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 11 ग्राम CO2 देगा। अब इसमें आपसे कुछ और भी चेंज करके पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे ये लिख देता है कि 6 ग्राम, तो हम फिर बोलते कि 6 ग्राम किससे कर लेगा, 16 ग्राम के साथ कर लेगा, है ना। तो 16 और 6 22 ग्राम देगा, हम ये चीज बोलते। लेकिन अब यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन ही लिखा है, तो किससे सहयोग करेगा, केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। बाकी तो वैसी की वैसी ऑक्सीजन रह जाएगी और उसको सहयोग करने के लिए और कार्बन तो बचा नहीं है। तो आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।